इसराइल ने फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले ममालिक को भी निशाने पर रख लिया है। कल शाम के शहर दमिश्क और हलब के एयरपोर्ट्स पर बमबारी की है और दमिश्क को ऐन उस वक्त निशाना बनाया गया जब कुछ ही देर में वहाँ ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तैयारा लैंड करने वाला था। इसराइली वहशियाना बमबारी से फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 1400 से बढ़ गई है। ज़ख्मी तकरीबन 6800 तक हो चुके हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक सिफारतकार डॉक्टर जमील साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, अभी ये जो सारी सूरत हाल हमने बताई है, इस पर नाज़रीन को हमने अपडेट किया है कि अब ये जो जंग है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें शाम और लबनान की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है जी। ये क्योंकि इजराइल को ये ज़ौम हो गया कि अमरीकी बहरी बेड़ा, डिस्ट्रॉयर, कैरियर वो पहुंच गया और अमरीकी साजो सामान से उनके C-130 भी पहुंच गए हैं वहाँ। तो और साथ में बरतानिया ने भी ऐलान कर दिया है कि उसकी नेवी भी इजराइल की मदद के लिए पहुंच रही है। तो इजराइल को क्योंकि नेटो फोर्सेस की तमाम की मदद मिलती जा रही है और बहुत तेज़ी से मिलती जा रही है, और यूके के जो वहाँ के मिनिस्टर हैं डिफेंस, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि अगर कोई शख्स फ़लस्तीन का झंडा बरतानिया में उड़ाएगा तो वो समझा जाएगा कि दहशतगर्दों के हिमायत में है। तो इस किस्म की अगर हुकूमतों की तरफ से, लेकिन अवाम इन डेवलप्ड कंट्रीज में भी एक कसीर तादाद में प्रोटेस्ट कर रही है इजराइल के इस जुल्म और सितम के बारे में। और इजराइल और उसमें हमास का हमला, उस पर मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, और उसके जियो पॉलिटिकल तनाज़ुर पर भी आता हूँ। लेकिन अभी मैं ये बताता चलूँ कि दुनिया की जो नेटो की फोर्सेस हैं या नेटो कंट्रीज हैं, उनके सरबराहान तो ज़ाहिर है बहुत फेवर कर रहे हैं, लेकिन उनके दर्द दिल रखने वाले लोग वो निकल रहे हैं बाहर वहाँ उनकी मदद के लिए। तो लिहाजा और दुनिया इस्लाम में तो लोगों के यकीनन काफ़ी हमदर्दियाँ, न सिर्फ हमदर्दियाँ बल्कि उनके दिल धड़कते हैं पाकिस्तान समेत। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि OIC का प्लेटफॉर्म है, उस पर कोई जू नहीं रेंगती। एक उन्होंने छोटी सी कॉल दे दी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जबकि ये बात इस बात का मुतकाजी था, ये हमला, ये वाक़या, ये जुल्म, ये इस बात का मुतकाजी है कि आर्टिकल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 9 के तहत एक इमरजेंसी मीटिंग, इमरजेंसी समिट, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट कहते हैं OIC के चार्टर के मुताबिक, वो बुलाया जाता सरबराहान का। और उसमें हम ये नहीं कह रहे, कम से कम डिप्लोमेटिक फैसला ही कर लेते, कुछ बाइकाट का जिक्र कर देते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोई जिक्र नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ मैं चाहूंगा कि एक पॉइंट आप और जो है वो इसे क्लियर कर दीजिएगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि इजराइल की मदद के लिए यूके से भी फोर्सेज आ रही हैं, US से भी आ रही हैं, और इस वजह से जो है वो अब खुल के ये कार्रवाइयाँ कर रहा है, हलब पे भी जो है वो हमला किया है। तो क्या इस वक्त ये तासुर लेना मुनासिब होगा कि इजराइल इस जंग को फैलाना चाह रहा है और एक और मर्तबा अरब इजराइल क्लैश जो है वो हम देख रहे हैं, लेकिन इस बार क्या ये बड़े पैमाने पर हो सकता है? देखिए, डिप्लोमेटिक साइड पर इब्राहिम अकार्ड का भी मकसद यही था, बगैर फ़लस्तीनियों को शामिल किए हुए। और जब इब्राहिम अकार्ड हुआ तो उस वक्त हमास ने कहा कि ये हमारे पेट में छुरा घोंपने के बराबर है, हमारे पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है। और उनके सरबराह ने कहा, महमूद अब्बास ने, कि ये बहुत डिसग्रेसफुल बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं जियो पॉलिटिकल तनाजुर में इसको बात करना चाह रहा हूँ। वो ये हुआ कि जब इब्राहिम अकार्ड, जिसमें हमारे गल्फ कंट्रीज के ममालिक शामिल हो गए और फिर मराकश भी शामिल हो गया वगैरह वगैरह, तो वो उस वक्त भी उनका काफ़ी दिल आज़ारी थी। और वो उसका मकसद इजराइल का, ग्रेटर इजराइल की तरफ जाने का एक मकसद था। और ग्रेटर इजराइल एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका पूरा एक प्रोग्राम लग जाएगा, किसी और दिन कर लीजिएगा। तो उसके तहत वो तो कर रहा है। और उसके बाद अब जब इजराइल ने देखा कि वो अब हमास ने एक दोबारा अपना सरफरोशी का एक जज्बा दिखलाया है, और अब जो हम पिछले 30-40 सालों से जो हम बच्चे, बूढ़े, औरतों को बम्बार्डमेंट के जरिए इजराइल मारता रहा है, तो हमास ने मरता क्या न करता ये हमला किया, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उसमें कोई गलत नहीं है। दुनिया इस पर आवाज़ नहीं उठा रही है, इस्लामिक ममालिक इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं।
यहाँ पर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी डॉक्टर जमील कि जब क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइल हमले वहाँ पर किए जा रहे हैं, पानी बिजली सब बंद कर दिया गया है, उसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जंग बस फिर यहाँ तक महदूद नहीं, आगे भी बढ़ रही है। ओआईसी का इजलास बुलाया गया हंगामी तौर पर, फिर आप देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है, मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारी क्या बनती है, जरूरत किस अमर की है? जी, मैं आपको यही आर्टिकल 9 का जिक्र कर रहा था और अब आर्टिकल 1 का भी जिक्र मुझे करना पड़ेगा, लेकिन जो मैं बात मुकम्मल करने लगा था जब आपने सवाल पूछा, इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ चंद लम्हों में। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी और चैनल पे ये बात हो नहीं रही है। हमास ने जब हमला किया, मरता क्या ना करता जो मैं कर रहा था, जब उनको दीवार से लगा दिया गया और अब भी दीवार से लगाया जा रहा है, बल्कि बहुत शदीद तरीके से लगाया जा रहा है, तो देखना ये है, आप अपने रिसर्चर से और बाकी दुनिया, हमारे ओआईसी के ममालिक, उनको चाहिए कि देखें कि इंटरनेशनल कानून क्या है, ऑक्यूपाइड टेरिटरी किसकी है, फ़लस्तीन की सरजमीन को कब्जा किया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक और सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो 242 है उसके तहत ये काबिज है। और अगर कोई अपना कब्जा छुड़वाने के लिए किसी पर अगर एक्शन करता है कोई ग्रोह या कोई तबका, तो उसको इंटरनेशनल कानून की प्रोटेक्शन है और वो है जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन 2649। अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल के तरफ कि मुस्लिम दुनिया इस पर क्यों नहीं कदम उठा रही है। क्लस्टर बम इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। हर 30 सेकंड में एक बम मारा जा रहा है। 6000 के करीब बम बरसाए गए हैं नेवी के जरिए, तोपों के जरिए और साथ में हवाई जहाज़ों के जरिए, जिसमें के तकरीबन उसमें 1600 के करीब फ़लस्तीनी जाबाज हुए हैं। वो आपने तो रिपोर्ट दिखलाई दी, उसमें औरतें बच्चे भी शामिल हैं। तो इस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये इंटरनेशनल कानून की धज्जियाँ तो पहले भी उड़ाते रहे हैं। देखिए, तकरीबन 6 से ज़्यादा सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है और 2 इशारे मैं करता चलूं जो अभी हमारी याददाश्त। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा का भी सहरिश ने भी आपसे पूछा था कि कहां मौजूद है और उन्हें क्या करना चाहिए। ओआईसी की जानिब तो इस वक्त मेरे ख्याल में मुस्लिम उम्मा नहीं देख रही है, क्योंकि ओआईसी कोई फैसला ना कर पा रहा है और ना ही शायद उसके बयानिए की वो वैल्यू रह गई है जिसके तहत ओआईसी को बनाया गया था। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अलामा साहब ने बताया कि जिस नौयत की मदद की जा सकती है फ़लस्तीनियों की वो की जाए, लेकिन इस वक्त फ़लस्तीन को सिफारती ताल्लुकात की ज़रूरत है कि अपने जो जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी सिफारती ताल्लुकात हैं, उनको खिते के अंदर जो है वो एक साथ जोड़ा जाए। आपके ख्याल में इस वक्त क्या पॉलिसी होनी चाहिए? 2 बातें की हैं, एक तो मुस्लिम उम्मा क्या कर सकती है यानी मुस्लिम ममालिक, और दूसरी ये कि सफारती लिहाज से फ़लस्तीन को कैसे जोड़ा जाए। जाहिर है ओआईसी का प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सफारती लिहाज से भी, और जो उनकी मदद की जा सकती है इंटरनेशनल कानून के दायरे में रहते हुए। मैंने कुछ कानून आपको बता दिए, 1-2 और बता देता हूँ इंटरनेशनल कानून। देखिए, मैं क्योंकि यहाँ जो भी बयान करूंगा वो एक कानून के दायरे में रहते हुए बयान करूंगा और उसमें इतनी गुंजाइश है, इंटरनेशनल कानून में इतनी गुंजाइश है कि हिम्मत करें ये मुस्लिम कंट्रीज, बल्कि बाहर के ममालिक में जुलूस जलसे निकल रहे हैं। इंसानियत सोच जो इंसानियत कुश जो हमले हो रहे हैं उस पर बाहर के ममालिक में भी हो रहे हैं। आज देखते हैं कि हमारे मुल्क में जिस तरह लामा साहब ने कहा है, खैर वो तो डेमोन्स्ट्रेशन की जाएगी, लेकिन देखना यह है कि हमारी खारजा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उसको किस तरह दुनिया तक पहुंचाती है। और आपने बात की कि खारजा महाज पर क्या, खारजा महाज पर हमें चाहिए कि हम तमाम मुल्कों से ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत उनके वजारत खारजा में जहाँ जहाँ हमारे एम्बेसीज हैं जाके बताएं, ये बयान करें, ये गर्दाने के इसमें सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक छोटी सी चीज और ऐड कर दीजिएगा। मुझे बस ये बता दीजिएगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सिफारती तौर पर हम भी राब्ते करें, उन्होंने कहें कि जिनके लिए कुछ किया जाए। ये बात बड़ी अजीब सी है कि ये मसला पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। हम देख रहे हैं कि इजराइल के साथ अमेरिका भी खड़ा है, इजराइल के साथ बरतानिया भी आकर खड़ा हो गया, लेकिन फ़लस्तीनियों के साथ बज़ाहिर तो स्टेटमेंट देके कहा जा रहा है कि जी ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ना तो कोई ऐसी कोशिश हो रही है कि उन तक इमदाद पहुंचे या फिर उन तक सामान पहुंचे या फिर इस जंग को रुकवाने के लिए बाकायदा तौर पर सामने आके खड़ा हो कि भाई ये क्या किया जा रहा है। इस चीज़ के हवाले से क्या राय है आपकी कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा, कबाहत क्या है इसमें? 1.5 अरब मुसलमान सहमे हुए हैं, दबे हुए हैं,
और उनके पास कानून सामने है। मैंने अभी आपको जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन 2649 का हवाला दिया, मैंने अभी आपको हवाला दिया आर्टिकल 9 का, जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन सरबराहान का बुलाया जा सकता था, और एक और हवाला सुन लें, उसमें आपके जवाब मिल जाएगा, और वो है आर्टिकल 1 का जो सब सेक्शन है, सब आर्टिकल है 8, उसके तहत लिखा हुआ है OIC के चार्टर में, और लिखा क्या हुआ है कि सपोर्ट करें स्ट्रगल को, फलस्तीन के स्ट्रगल को, इसलिए कि इंटरनेशनल कानून भी ये कहता है। और उसके अलावा कि उनकी जो ऑक्यूपेशन है और जो अल-कुद्स और अल-शर्फ, उसकी सॉवरन कंट्रोल को हासिल करने के लिए फलस्तीन की मदद की जाए। अब रहा सवाल कि दोबारा उस चीज को मैं एक लम्हे के लिए किसी और अंदाज से बता देता हूं कि इंटरनेशनल कानून रोकता नहीं है किसी भी मुल्क को OIC के कि आप उनकी मदद ना करें। मैंने आपको भी हवाला उसका दिया, और वो मदद भी दामे दरहमे सुखने की जा सकती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक कलेक्टिव आवाज कुछ ना करें। अगर चलें डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, एक सरबराहान की मीटिंग कॉल करके जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पेश कर दें। 58 ममालिक जब एक साथ जनरल असेंबली में जाएंगे, दुनिया की आवाज मिलेगी, सिक्योरिटी काउंसिल मजबूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इसमें ईरान की स्टैंडिंग आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि बज़ाहिर तो अमेरिका खुलकर नहीं बोल रहा कि ईरान सपोर्ट कर रहा है फलस्तीन को, लेकिन उस तरीके से नहीं ये बात कही जा रही, बट क्या पीछे है ईरान, या फिर ईरान अगर है तो क्यों वो इस मामले पर, जो कि एक सही मामला है, संजीदा मामला है, खुलकर सामने नहीं आ रहा? देखिए, ये तो पूरी दुनिया के सामने है कि जितना ईरान ने अपने दायरे में रहते हुए इंटरनेशनल कानून की जितनी मदद की है फलस्तीनियों की, वो और टर्की ने भी और कतर ने भी, वो किसी और ने इतनी नहीं की है। ईरान क्योंकि एक बहुत बड़ी कुव्वत है, तो वो उनकी आंखों में खटकता है। याद रखें कि मुस्लिम ममालिक की बारी 1 बाय 1 एंड टर्न बाय टर्न आएगी। अलामा साहब इस चीज़ की शायद तायद करें कि अगर इन्होंने कलेक्टिव आवाज़ इंटरनेशनल कानून के मुताबिक बबांगे दरा नहीं उठाई, तो आज बारी फलस्तीन में है, कल ईरान की होगी, और हम उसके पड़ोस में हैं, नजरें हमारे ऊपर भी हैं। लिहाजा हमें अकल के नाखून तमाम को, और ये जो सरबराहान है मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के, आप देखें कि अगर ये मामला बढ़ गया और ये जो हजारों की तादाद में मैं देख रहा हूँ शहादतें, अगर जिस तरह के 4 लाख फौज, उन्होंने 4.5 लाख फौज इकट्ठी कर ली है 11 मील के टुकड़े में गाजा के सामने, तो ऐसी सूरत में तो वहां एक जेनोसाइड हो जाएगा। और जेनोसाइड के बाद ये सरबराहान फिर ऑफिशियल बयान जितना भी देते रहें, लेकिन अवाम खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, अगर मुस्लिम उम्मा ने मिलकर यकज़बान होकर ना आवाज उठाई है, तो जाहिर है आज इनकी बारी, कल किसी और की भी हो सकती है। बिल्कुल सही निशानदेही आपने की है डॉक्टर जमील, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।